हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल साइकिल के कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि अगर स्टेज स्पेसिफिक मैनर में सेल साइकिल को रेगुलेट करना है तो ये जरूरी हो जाता है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का रेगुलेशन किया जाए, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सीडीकेज की एक्टिविटी को तीन तरीके से रेगुलेट किया जाता है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको रिकैप देता हूं। अगर हम लोग बात करें रेगुलेशन ऑफ सीडी के एक्टिविटी को की, तो वहां पे मैंने आपको तीन मेथड्स बताए थे जिसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। पहला मैंने आपको बताया था कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है किस तरीके से कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू सीडीकेज की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे दो मेजर मेथड्स हैं, बाया फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन, ठीक है, एंड डीफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये दो मेजर कोवैलेंट मॉडिफिकेशंस हैं जो कि सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब ये पॉजिटिवली भी रेगुलेट करते हैं, नेगेटिवली भी रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि सीकेआईज होते हैं, सीडी के इनहिबिटर्स होते हैं, सीडी के इनहिबिटर्स होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, थोड़ी देर में इनके बारे में डिस्कस करता हूं। सीडी के इनहिबिटर्स हैं जो कि सीडीके की एक्टिविटी को तब तक इनहिबिट रखेंगे जब तक उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड synthesis and degradation of रेगुलेटरी सब यूनिट। वो क्या है? साइक्लिन। ठीक है, एक बार मैं एक ब्रीफ रिकैप आपको देता हूं। अब तक हमने आपको जो कुछ भी बताया, मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट सेल साइकिल की स्टेजेस हैं उनको एक तरीके का प्रोटीन काइनेज फैमिली के कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं, जिनको हम लोग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज कहते हैं। और ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज जो होते हैं ये बेसिकली हेटेरोडाइमर्स होते हैं। इनमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक सब यूनिट काइनेज सब यूनिट होती है जो कि सीडीके है, और दूसरी सब यूनिट है साइक्लिन जो कि इसकी रेगुलेटरी सब यूनिट है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस तभी एक्टिवेट होते हैं जब वहां पे स्टेज स्पेसिफिक और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक साइक्लिन आकर के जुड़ती है, तब ये एक्टिव हेटेरोडाइमर बना लेते हैं और एक्टिवेट होने के बाद ये अपने सबस्ट्रेट को सीरीन या फिर थ्रियोनिन रेजिड्यू पे फास्फोरिलेट करते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, और इस तरह से मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेज में डिफरेंट टाइप के साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं जो उस स्टेज को प्रोग्रेस कराते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस थी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर सेल साइकिल को कंट्रोल करना है तो जरूरी हो जाता है कि सीडीके की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए। तो वहां पे मैंने आपको तीन मेथड्स बताए थे जिसके थ्रू इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। एक तो सीडीके का ही कोवैलेंट मॉडिफिकेशन आप कर दें, दूसरा सीडी के इनहिबिटर्स हैं, सीडी के इनहिबिटर्स उसको स्टॉप करके रखेंगे एक्टिविटी को, और तीसरा रेगुलेटरी सब यूनिट की कंट्रोल्ड सिंथेसिस और उनका कंट्रोल डिग्रेडेशन होता है। मतलब जब साइक्लिन्स की जरूरत है तब उनकी सिंथेसिस हो जानी चाहिए और काम खत्म होने के तुरंत बाद उनका डिग्रेडेशन हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और पूरा एक लेक्चर जाएगा इसमें, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं और बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, और यहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सीडीके इनहिबिटर्स की, कि सीडीके इनहिबिटर्स के थ्रू किस तरीके से सीडीके की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सीडीके इनहिबिटर्स की। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सीडीके इनहिबिटर या सीकेआईज होते क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीकेआईज आर, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीडीके इनहिबिटर, सीकेआईज आर ए फैमिली ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन होते हैं बेसिकली, फैमिली ऑफ प्रोटीन्स that negatively regulates the CDK एक्टिविटी। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा।
ठीक है, ये प्रोटीन फैमिली है बेसिकली, जो सीडीके की एक्टिविटी को निगेटिवली रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको इनहिबिट करके रखते हैं, इसीलिए इनहिबिटर है। ठीक है, दूसरा इनकी खास बात क्या है, सीकेआईज शोज CKIs shows very little sequence similarity। जितने भी तरह के CKIs नोन हैं, उनके सीक्वेंसेस में बहुत कम सिमिलरिटी होती है, सीक्वेंस सिमिलरिटी। ठीक है, बहुत कम सीक्वेंस सिमिलरिटीज इनमें होती है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, दे प्रिवेंट्स premature initiation of premature initiation of S and M phase by inhibiting stage specific CDKs। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए सीकेआईज के बारे में। पहला तो ये प्रोटीन फैमिली है जो कि सीडीके की एक्टिविटी को निगेटिवली रेगुलेट करते हैं। ठीक है, निगेटिवली रेगुलेट करते हैं। दूसरा, सीकेआई शोज वेरी लिटिल सीक्वेंस सिमिलरिटी। इनमें सीक्वेंस सिमिलरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो भी क्लासेस हैं इनके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं मैं। तीसरा, दे प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर इनिशिएशन ऑफ एस एंड एम फेज, मतलब जब तक सेल पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो जाती है, पूरी तरह से ग्रो नहीं कर जाती है, सारे एंजाइम्स अवेलेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक ये एस फेज और एम फेज में सेल्स को नहीं जाने देंगे। कैसे? बाय द इनहिबिटिंग द स्टेज स्पेसिफिक सीडीकेज। मतलब स्टेज स्पेसिफिक मतलब ये हुआ कि एस फेज वाले जो भी साइक्लिन सीडीके हैं और एम फेज वाले जो भी साइक्लिन सीडीके हैं, उनको ये क्या करेंगे, इनहिबिट रखेंगे। ठीक है, और तब तक इनहिबिट रखेंगे जब तक पूरी तरह से सेल कमिटमेंट ना दे दे कि अब ये एस फेज में जाने के लिए तैयार है या फिर एम फेज में जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ काम करते हैं सीकेआईज। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि मेजर क्लासेस कौन कौन से हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर के। सीडीके इनहिबिटर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, सीडीके इनहिबिटर्स की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, सीडीके इनहिबिटर्स। ठीक है, अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो 2 मेजर क्लासेस हैं इनके। ठीक है, या हम लोग कहें तो 2 मेजर फैमिलीज हैं इनकी। ठीक है, 2 मेजर फैमिलीज पाई जाती हैं किनमें, इन मेटाजोआंस की अगर हम लोग बात करें तो मेटाजोआंस में 2 मेजर फैमिलीज इनकी पाई जाती हैं। एक को कहा जाता है INK4 फैमिली, INK4 फैमिली, और दूसरे होते हैं CIP/KIP फैमिली। ठीक है, तो दो मेजर फैमिलीज हैं, एक तो INK फैमिली और दूसरी CIP और KIP फैमिली। INK4 काइनेज को कहा जाता है इनहिबिटर ऑफ काइनेज 4। ठीक है, इसको इनहिबिटर ऑफ काइनेज 4 भी कहा जाता है। ठीक है, खास बात इनकी ये होती है, दे बाइंड्स टू G1 CDK मोनोमर। ठीक है, ये G1 CDK मोनोमर से बाइंड करते हैं और उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इनकी खास बात ये होती है। बाइंड कैसे करेंगे, दे बाइंड्स अपोजिट टू द एक्टिव साइट and causes a global
a global structural changes, a global structural change that reduces लिखेंगे इसको, that reduces the binding of cyclins as well as inhibits the affinity of active site। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इसको इनहिबिट रखते हैं। ठीक है, तो इसमें सेवरल क्लास की प्रोटीन्स हैं। एक तो ये पूरी प्रोटीन फैमिली है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, बेसिकली G1 CDK से बाइंड करती हैं। किससे बाइंड करती हैं? G1 CDK मोनोमर से बाइंड करती हैं। और बाइंड कहां से करेंगी? बाइंड करेंगी अपोजिट टू द एक्टिव साइट एंड काजेज ए ग्लोबल स्ट्रक्चरल चेंज, कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंज करेंगे और उस चेंज की वजह से क्या होगा, जो एफिनिटी है साइक्लिन बाइंडिंग की वो रिड्यूस हो जाएगी और वो उस रिडक्शन की वजह से क्या होगा, इनकी एक्टिव साइट की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इनहिबिटेड रहेंगे। ठीक है, इस फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ कौन कौन से मेंबर हैं इनके। पर जो हैं वो है P16 जिसको हम लोग कहते हैं INK4A। ठीक है, दूसरे हैं P15 जिनको हम लोग कहते हैं INK4B। नेक्स्ट है P18 जिसको हम लोग कहते हैं INK4C। ठीक है, और लास्ट है P19 जिसको कहा जाता है INK4D। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से मेंबर्स हैं इस फैमिली के जो कि कहां से बाइंड करते हैं, G1 CDK से बाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, G1 CDK करके नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि CDK4 या फिर 6, क्योंकि G1 में जो CDK है वो कौन सा है, 4 या 6 है। तो क्या करेगा, ये 4 या 6 से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, कहां से बाइंड करेगा, अपोजिट टू द इट्स एक्टिव साइट। और किसकी बाइंडिंग को इनहिबिट करता है, ये साइक्लिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करता है। और यहाँ पे साइक्लिन कौन सी होती है, साइक्लिन डी होती है। ठीक है, तो साइक्लिन डी के बाइंडिंग को क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि INK4 फैमिली मेंबर के जो CKI काइनेजेज हैं वो किस साइक्लिन से बाइंड करते हैं, वो किस CDK से बाइंड करते हैं। तो CDK4 हो सकता है, CDK6 हो सकता है, और वहां पे CDK2 हो सकता है, CDK1 हो सकता है, और CDK4 एंड 6 बोथ हो सकता है ऑप्शन में। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, CDK4 एंड 6 बोथ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ डिजाइन करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात रही एक, ये जो हमारा पहला क्लास है उस CDK का। दूसरा जो क्लास है CIP एंड KIP फैमिली, इसकी खास बात ये होती है, इट बाइंड्स टू द साइक्लिन। जितने तरह के भी साइक्लिन्स हैं, कौन कौन से साइक्लिन्स हैं, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, और साइक्लिन बी के साथ में क्या है, CDK कॉम्प्लेक्स। हर एक तरह के CDK कॉम्प्लेक्स से ये बाइंड कर सकता है। ठीक है, और उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये वाले जो होते हैं बेसिकली G1 to S CDK साइक्लिन से बाइंड करते हैं, बट ऐसा नहीं है। किसी भी CDK साइक्लिन के साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ में, जहां पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके साथ में बाइंड करेंगे और क्या करेंगे, एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। ये कैसे करते हैं, ये बाइंड करते हैं, बाइंड्स टू द हाइड्रोफोबिक पैच ऑफ द साइक्लिन। मैंने आपको बताया था कि साइक्लिन के पास एक हाइड्रोफोबिक पैच है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया था, आप मेरा लेक्चर देखिएगा, उसमें है हाइड्रोफोबिक
पैच से जाकर के बाइंड कर जाते हैं किसके, साइक्लिन के, और इससे होगा क्या, देयर बाई इनहिबिटिंग द एटीपी बाइंडिंग, एटीपी बाइंडिंग। और अगर एटीपी ही नहीं हुआ तो फास्फोरिलेशन कैसे करेगा, फॉस्फेट कहां से आएगा इसके पास में, तो एटीपी बाइंडिंग को ही इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं, कौन से, सीआईपी एंड केआईपी फैमिली मेंबर्स जो है वो। इस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, पहला है P21 CIP, ठीक है, दूसरा है P27 KIP1 और KIP1, और तीसरा है P57 KIP2। ठीक है, ये 3 फैमिली मेंबर की प्रोटीन से ये पूरी फैमिली बनी हुई है। ठीक है, ये 3 मेंबर्स हैं इस फैमिली के, और ये कहते क्या है, ये बेसिकली साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके क्या करेंगे, उसकी काइनेज एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे। और काइनेज एक्टिविटी को कैसे इनहिबिट करेंगे, जितने भी काइनेज होते हैं वो फास्फोरिलेशन के लिए एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब वो काइनेज कहीं ना कहीं से एटीपी, कहीं ना कहीं उन काइनेजेज में एटीपी की बाइंडिंग साइट होगी, तो ये क्या करेंगे, एटीपी की बाइंडिंग को ही ब्लॉक कर देंगे। जब एटीपी ही बाइंड नहीं हो पाएगा तो किस तरीके से जाकर के अपने सबस्ट्रेट को फास्फोरिलेट कर पाएंगे, ये फॉस्फेट, इनके पास फॉस्फेट डोनर ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोनों ही फैमिली मेंबर्स काम करते हैं। ये तो बात रही मेटाजोआंस की। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग ईस्ट की। ईस्ट में क्या है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से सीकेआईज काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ईस्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें बडिंग ईस्ट की, इन बडिंग ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बडिंग ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे एक CKI इनहिबिटर है, दैट इज SIC1 is an example of CKI in budding yeast। budding yeast में क्या है, SIC1, ये क्या है, एक CKI है। ठीक है, ये क्या करता है, CKI ensures, सॉरी, दिस CKI मतलब SIC1 binds to CDK cyclin complex and inhibit its kinase activity and ensures that the cells remains in G1 phase। ठीक है, सेल्स को G1 फेज में रहने के लिए क्या करेगा, ये साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा और उसको इनहिबिट करेगा। तो कौन कौन से साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करेगा, इट inhibits S phase and M phase CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, बट इट नॉट inhibits G1 to S ट्रांजिशन CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांजिशन को ये नहीं रोकता है। ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ सेल G1 से S फेज में तो चली जाएगी, लेकिन ये क्या करते हैं, S फेज और M फेज के जो साइक्लिन CD के कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको तब तक रोक के रखते हैं जब तक ये सेल प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर जाती और उसके पास वो सारे एंजाइम, सारी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो जाती जिनकी रिक्वायरमेंट
एस फेज में पड़ने वाली है या फिर एम फेज में पड़ने वाली है। किस तरीके से काम करते हैं फिगर के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, और इसी बेस पे सारे ही सीकेआईज काम करते हैं। ठीक है, जो अभी मैं स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं सारे के सारे सीकेआई जो होते हैं इसी तरह से काम करते हैं जैसे कि सिक1 काम करता है। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कि जो सीडीके होता है उसमें 2 सब यूनिट होती हैं। फिर से वही मैं रिपीट करने चल रहा हूं। ये सपोज दैट ये सीडीके है और इस सीडीके के साथ में एक साइक्लिन सब यूनिट लगी रहती है। ठीक है, ये साइक्लिन सब यूनिट है। ठीक है, ये हेटेरोडाइमर है। ये क्या है? सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें ये क्या है? ये पोर्शन है सीडीके और ये वाला पोर्शन क्या है? साइक्लिन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक, अब ये सिक1 करता क्या है? मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं सिक1 की। ठीक है, जो कि ईस्ट में एक सीकेआई है। सिक1 क्या करता है? साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। ठीक है, और इसकी बाइंडिंग साइट होती है बेसिकली साइक्लिन्स में। ठीक है, तो ये आकर के साइक्लिन से बाइंड करेगा यहाँ पे। ठीक, किससे बाइंड करेगा? साइक्लिन से बाइंड कर जाएगा। ये आया सिक1 और इससे बाइंड कर गया। ये क्या है? ये है सिक1। ठीक है, अब जैसे ही सिक1 यहां से बाइंड हुआ ये क्या हो गया? इनहिबिटेड हो गया। अब ये इसको इनहिबिट रखेगा। ठीक है, और सपोज दैट ये सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है? एस फेज वाला, क्योंकि ये एस फेज वाले को इनहिबिट रखता है या फिर एम फेज वाले को। तो फॉर एग्जांपल ये एस फेज वाला है। ठीक है, एस फेज वाले से बाउंड रहेगा। कब तक बाउंड रहेगा? जब तक कि एस फेज में जो भी मशीनरी चाहिए सेल को आगे बढ़ने के लिए वो सिंथेसाइज ना हो जाए और सेल पूरी तरीके से ग्रो ना कर जाए, तब तक यहां से बाइंड रहेगा। ठीक है, जैसे ही G1 फेज कंप्लीट हुआ, G1 फेज में होने वाली सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब सेल G1 टू S ट्रांजिशन में जा रही है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज आते ही क्या होगा? जो G1 वाले सीडी के साइक्लिन्स हैं, कौन? G1 फेज के सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो इस सिक1 का फास्फोरिलेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इस सिक1 का फास्फोरिलेशन स्टार्ट कर देंगे। कौन आएगा? G1 सीडी के साइक्लिन्स आएंगे। कब? जब अब सेल पूरी तरह से एस फेज में जाने को तैयार है। ठीक है, G1 एस साइक्लिन्स क्या करेंगे? इस सिक1 का क्या करेंगे? फास्फोरिलेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए आप यहां पे ये हो गया आपका सीडीके। ठीक है, इसके साथ में लगा हुआ है साइक्लिन। ठीक है, और इस साइक्लिन से लगा हुआ है आपका सिक1। ठीक है, सीडी के साइक्लिन्स क्या करेंगे? इसको करेंगे फास्फोरिलेट। ठीक है, ये क्या है? सिक1 है, ये है साइक्लिन और ये है सीडी के। ठीक है, अभी भी ये इनएक्टिव है। ठीक है, फास्फोरिलेशन के बाद क्या होगा? इस सिक1 का हो जाएगा डिग्रेडेशन। क्या हो जाएगा? सिक1 का हो जाएगा डिग्रेडेशन। ठीक है, सिक1 का डिग्रेडेशन जैसे ही होगा ये साइक्लिन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो रहा है। तो मैं इसको ग्रीन से बना रहा हूं, मैं नीचे बनाता हूं इसको क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। तो ठीक है, सीडी के यहाँ ग्रीन हो गया क्योंकि अभी एक्टिवेट हो रहा है। इसके साथ में लगा हुआ है साइक्लिन, और साइक्लिन के पास में जो सिक लगा हुआ था सिक1 वो क्या हो गया? वो पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये डिग्रेड हो गया। ठीक है, ये क्या है? डिग्रेडेड सिक1। जैसे सिक1 का डिग्रेडेशन हुआ ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा? फास्फोराइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। ठीक है, और सेल साइकिल प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी होती है सिक1 की, किस तरीके से ये आकर के साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर जाता है और फिर G1 सीडी के साइक्लिन्स उसको फास्फोरिलेट करके उसका डिग्रेडेशन करवाते हैं, और डिग्रेडेशन जैसे ही होता है सिक1 यहां से रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद ये एक्टिव सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये फर्दर अपने सबस्ट्रेट को फास्फोरिलेट करके सेल साइकिल प्रोसेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया
साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर के बारे में कि किस तरह से ये सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। दो फैमिली बेसिकली मैंने आपको बताई मेटाजोआन्स में, ईस्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया सिक1 का, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं मिलूंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन सिंथेसिस एंड साइक्लिन डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।